हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न साइकोलॉजी में स्वागत है। वीडियो में मैं आपको स्टैटिक्स के 5 पॉइंट बताऊंगा। पहला है पॉपुलेशन एंड सैंपल, सेकंड है मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, थर्ड है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड इन्फरेंशियल स्टैटिक्स, फोर्थ है पैरामीट्रिक स्टैटिक्स एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स, फिफ्थ है यूज एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। हम सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। स्टैटिक्स में पॉपुलेशन को ऐसे भी कहा जाता है कि वह ऐसे व्यक्तियों या वस्तुओं से होता है जिसमें रिसर्चर अपनी रिसर्च के सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन करता है, उसकी पहचान करके रखता है। लिंडक्विस्ट 1970 ने अपनी पुस्तक स्टैटिक्स एनालिसिस इन एजुकेशनल रिसर्च में बताया, पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल और ऑब्जर्वेशन विच कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड, यानी जीव संख्या व्यक्तियों या परीक्षणों का एक ऐसा समूह है जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है। सेकंड है कार्लिंगर फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च 1964 में इन्होंने बताया, द टर्म्स पीपल और यूनिवर्स मीन ऑल द नंबर ऑफ एनी वेल डिफाइंड क्लास ऑफ पीपल इवेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी जीव संख्या से तात्पर्य वस्तु, घटनाओं एवं लोगों के किसी भी अच्छे ढंग से परिभाषित वर्ग के सभी सदस्यों से होता है। अगर हमें इन दोनों डेफिनेशन को समझे तो इससे पता लगता है सांख्यिकीय अर्थ। स्टैटिक सेंस में जीव संख्या पॉपुलेशन का मतलब व्यक्तियों के अलावा किसी तरह की वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, सदस्य यानी मेंबर्स से होता है। पॉपुलेशन दो टाइप्स की होती है, परिमित जीव संख्या यानी फिनिट पॉपुलेशन, सेकंड है अपरिमित जीव संख्या यानी इनफिनिट पॉपुलेशन। परिमित जीव संख्या वैसी जीव संख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती की जा सकती है। एग्जाम्पल, सभी विश्वविद्यालय शिक्षकों का समूह एक परिमित जीव संख्या है क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं। सेकंड, अपरिमित जीव संख्या वैसी जीव संख्या को कहा जाता है जिसके सदस्यों की गिनती नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल, नदी में मछलियों की संख्या एक अपरिमित जीव संख्या का उदाहरण है क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता। साइकोलॉजी तथा एजुकेशनल रिसर्च में फिनिट पॉपुलेशन को ज़्यादा यूज किया जाता है। अब हम समझेंगे सैंपल क्या होता है। प्रतिदर्श यानी सैंपल जीव संख्या से चुनी गई वह संख्या है जो जीव संख्या का प्रतिनिधित्व करती है यानी उसे प्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लिया जाए कि कोई रिसर्चर किसी यूनिवर्सिटी के 10,000 स्टूडेंट्स के टोटल पॉपुलेशन में से 1000 स्टूडेंट को चूज करता है तो वह चूज किए गए 1000 स्टूडेंट एक ग्रुप का सैंपल है। सैंपल पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व प्रेजेंट कर सके, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि रिसर्चर की चॉइस बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ स्टैटिक्स। सांख्यिकी का विज्ञान के रूप में विकास 19वीं सदी में हुआ तथा इसका प्रयोग अनेक शास्त्रों में आया है तथा इसके कई अर्थ बताए गए हैं। एक अर्थ में सांख्यिकी का मतलब गणितीय शास्त्र यानी मैथमेटिक्स के रूप में वैसे शास्त्र में होता है जो सांख्यिकी सिद्धांत स्टैटिक्स थ्योरी में बताया है। सेकंड, सांख्यिकी से मतलब परिणामात्मक तथ्य यानी क्वांटिटेटिव फैक्ट्स की व्याख्या मात्र से होता है। जनसाधारण जीव संख्या का प्रयोग इस अर्थ में अधिकतर करते हैं, परंतु जब कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना का अनुमान देते हुए कहता है कि इस वर्ष कुछ 500 आदमी मरे तथा 1500 व्यक्ति घायल हुए, तो ये यहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग सही अर्थ में हुआ। नंबर 3, सांख्यिकी का अर्थ एक ऐसे विज्ञान से होता है जिसके द्वारा संख्यात्मक तथ्य का संकलन, विवेचना, विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों तथा शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग इसी तीसरे अर्थ से अधिक होता है। इसमें कुछ विचारों है मनोवैज्ञानिकों के। पहला है लोविस्ट, इन्होंने कहा है स्टैटिक्स इज द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड tabulation of numerical fact as the basis for explanation, description and comparison of phenomena, यानी सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटनाओं की व्याख्या, वितरण तथा तुलना के लिए संख्यात्मक तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण तथा सारणीकरण करता है। सेकंड है फर्गुसन एंड टकाने, इन्होंने स्टैटिक्स एनालिसिस इन साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशन 1987 बुक में कहा है, Statistics is the branch of scientific methodology is deal with collection, classification, description and interpretation of data obtained by the conduct of
सर्वे एंड एक्सपेरिमेंट। यानी सांख्यिकी प्रणाली विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा प्रयोगों तथा सर्वेक्षणों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन, वर्गीकरण, वितरण तथा विवेचना किया जाता है। अगर हम इन सब को समराइज करके देखें तो हमें यह मिलेगा कि स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन सिर्फ संख्यात्मक आंकड़ों, नंबरिकल डाटा से होता है। इसका मतलब यह है कि किसी घटना या तथ्यों की व्याख्या संख्या यानी नंबर द्वारा नहीं की जा सकती, उसकी व्याख्या सांख्यिकी से नहीं की जा सकती, वो असंभव है यानी इम्पॉसिबल है। अगर दूसरों शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रयोगों तथा सर्वेक्षणों के जो आंकड़े मिलते हैं उससे तब तक कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक कि उसका सांख्यिकीय विश्लेषण या स्टैटिक्स एनालिसिस नहीं किया जाता है। सांख्यिकीय ऐसे मूल आंकड़ों को जो अनसिस्टमैटिक होते हैं सिस्टमैटिक बनाकर उनका क्लासिफिकेशन, एनालिसिस तथा व्याख्या करता है और तब रिसर्चर उसके आधार पर एक रिजल्ट निकालता है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक यानी वर्णनात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी वह सांख्यिकी है जिसके उद्देश्य संख्यात्मक तथ्य यानी नंबरिकल फैक्ट का साधारण ढंग से वर्णन किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है मीन यानी मध्य, जो हमें यह बताता है कि पूरे आंकड़े यानी स्कोर का औसत मान यानी एवरेज वैल्यू क्या है। मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन इसका सेकंड एग्जाम्पल है, जो हमें ये बताता है कि व्यक्तियों के किसी समूह के आपस में कितने परिवर्तनशीलता यानी वेरिएबिलिटी है। थर्ड एग्जाम्पल है सहसंबंध गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमें ये बताता है व्यक्ति के एक ही समूह के दो परीक्षणों यानी ऑब्जर्वेशन का आपस में कितनी निकटता यानी क्लोजनेस है। इससे संख्यात्मक आंकड़ों का सामान्य ढंग से वर्णन मात्र होता है। इससे किसी प्रकार का कोई अनुमान यानी इन्फेरेंस नहीं निकाला जाता है। इन्फेरेंशियल स्टैटिक्स यानी अनुगामिक सांख्यिकी को प्राचीन सांख्यिकी यानी सैंपलिंग स्टैटिक्स तथा आगमनात्मक सांख्यिकी यानी इंड्यूक्टिव स्टैटिक्स भी कहा जाता है। गैलफोर्ड फंडामेंटल स्टैटिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन 1956 में कहा है, सैंपलिंग स्टैटिक्स टेल अस हाउ वेल statistics we obtain from measurements of single sample probably represent the larger pupil from which sample were drawn। अनुगामिक सांख्यिकी हमें यह बताती है कि एक सैंपल के स्कोर के आधार पर मिले स्टैटिक्स उस बड़ी पॉपुलेशन का किस हद तक प्रेजेंट करता है जिससे कि वह सैंपल लिया गया है। अनुगामिक सांख्यिकी का प्रयोग अनुसंधानों से प्राप्त आंकड़ों तथा इन अनुसंधान के दौरान हुई त्रुटि की जानकारी करने के लिए होता है। इन त्रुटियों का सहज ज्ञान मानक त्रुटि यानी स्टैंडर्ड एरर से होता है। मानक त्रुटि वह सूचना संख्या इंडेक्स नंबर है कि स्टैटिक्स तथा प्राचल यानी पैरामीटर के बीच के अंतर को बताती है। अगर हम इसे किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों के बुद्धि के बारे में उनके मध्य बुद्धि लब्धि यानी IQ, मीन IQ के आधार पर अनुमान करें तो ऐसा करने में हमें त्रुटि का अंदाजा उस मानक मध्य के मानक त्रुटि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के आधार पर मिलेगा और यह अनुगामिक सांख्यिकी का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स के बारे में। एक्सपर्ट का मानना है कि स्टैटिक्स में कभी कभी पॉपुलेशन के बारे में कुछ पूर्वकल्पना करनी पड़ जाती है, तो इन परिकल्पनाओं के आधार पर स्टैटिक्स को दो भागों में बांटा है। पहला है पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक। हम बात करते हैं पैरामीट्रिक की। पैरामीट्रिक स्टैटिक वे स्टैटिक्स है जो पॉपुलेशन जिससे कि सैंपल लिया जाता है के बारे में कुछ शर्तों पर आधारित होती है। ये शर्तें इस प्रकार हैं। ऑब्जर्वेशन आवश्यक ही स्वतंत्र या निष्पक्ष हो, यानी जीव संख्या यानी पॉपुलेशन से सैंपल का चयन करते समय व्यक्ति का या वस्तु का चयन इस ढंग से नहीं हो कि वह शोधकर्ता या प्रयोगकर्ता के किसी प्रकार के पक्षपात या पूर्वग्रह के कारण लिया गया हो, या किसी व्यक्ति के चयन से दूसरे व्यक्ति का चुनाव जाना प्रभावित हो। इस तरह प्रक्रिया को यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि यानी मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग कहा जाता है। सेकंड है यथासंभव प्रतिदर्श का चयन सामान्यतः रूप
से विपरीत जनसंख्या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन से होता है। थर्ड, जो भी वेरिएबल का अध्ययन किया जाने वाला हो उसे ऐसा होना चाहिए कि उसकी माप अंतराल मापनी इंटरवल स्केल पर संभव हो, ताकि गणितीय परिकल्पना अर्थमेटिकल कैलकुलेशन जैसी जोड़ घटाव गुणा मध्य निकालना आदि किया जा सके। पैरामीट्रिक के कुछ एग्जाम्पल हैं मीन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मानव विचलन यानी स्टैंडर्ड डिवीजन। अब बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स के। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स वो स्टैटिक्स है जो पॉपुलेशन जिनसे के सैंपल लिया जाता है के बारे में कोई खास शर्त नहीं रखती, क्योंकि इसकी सांख्यिकी पॉपुलेशन के वितरण के बारे में कोई शर्त नहीं रखती है। इसलिए इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी यानी डिस्ट्रीब्यूशन फ्री स्टैटिक्स भी कहा जाता है। हालांकि इसे वितरण मुक्त सांख्यिकी कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोई भी पूर्व कल्पना या शर्त नहीं है। सच्चाई तो यह है कि प्राचल सांख्यिकी भी अपनी संख्यात्मक के बारे में कुछ पूर्व कल्पना करती है, जैसे ऑब्जर्वेशन, स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष हो, चर का अध्ययन हो सके, कंटिन्यूटी हो, आंकड़े क्रम सूचक मापनी यानी ऑर्डरली मेजरमेंट हो, नामित मापनी यानी क्लासिफिकेटरी स्केल पर प्राप्त हो। इसके कुछ एग्जाम्पल मीडियन, परसेंटाइल, स्तर रैंक डिफरेंस मेथड, कैंडल रैंक डिफरेंस मेथड, मन व्हिटनी यू टेस्ट। अब बात करते हैं स्टैटिक्स यूसेस एंड लिमिटेशन। आजकल सांख्यिकी का प्रयोग बहुत क्षेत्रों में होने लग गया है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी में काफ़ी होता है। जैसे पहला पॉइंट, सांख्यिकी हमेशा प्राप्त आंकड़ों के परिणाम यानी रिजल्ट का विश्लेषण करने में मदद करता है। सांख्यिकी का इस्तेमाल करके हमें वेरिएबल के बारे में क्लियर रिजल्ट मिल जाता है। सेकंड पॉइंट है स्टैटिक्स के द्वारा कैलकुलेशन में हमें स्पेशलाइजेशन इकट्ठा करते हैं। सांख्यिकी द्वारा वैज्ञानिक भाषा यानी साइंटिफिक लैंग्वेज तथा उससे रिलेटिव शब्द यानी कोश को समझने में मदद मिलती है। सांख्यिकी का ज्ञान रहने से ऐसी भाषाओं को पढ़ने एवं रिजल्ट पर हम आसानी से पहुंच जाते हैं। हम बात करते हैं स्टैटिक्स लिमिटेशन की। फर्स्ट लिमिटेशन है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सांख्यिकी नीरस विषय है, क्योंकि इसमें हमें आंकड़ों की सिर्फ अवस्थाओं के बारे में पता चलता है, जबकि किसी व्यक्ति का संबंध उन अवस्थाओं में किसी न किसी रूप से नहीं होता। सांख्यिकी नीरस एवं उबाऊ बोरिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी फैक्ट्री में कर्मचारियों की सैलरी में औसत रूप से 30 रुपए की वृद्धि होती है तो उसे जानकर हमें कोई खुशी नहीं होती। हाँ, यदि हमें उस फैक्ट्री के कर्मचारी हों या हमें परिवार का कोई सदस्य उस फैक्ट्री का कर्मचारी है तो हमें खुशी होगी या हमें उससे कोई निराशा नहीं होगी। हम बात करते हैं सेकंड लिमिट की। सांख्यिकी एक तरह से डिपर्सनलाइज पैदा करता है, क्योंकि ये व्यक्ति की विशेष पर बल न डाल के पूरे समूह पर बल डालता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि किसी अमुक समूह के व्यक्तियों का मध्य ऊंचाई यानी मीन हाइट 5 फुट 2 इंच है, तो इससे स्पष्ट हमें किसी व्यक्ति विशेष की ऊंचाई का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं है। समूह के किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई 5 फुट 2 इंच से अधिक भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। थर्ड लिमिट है, सांख्यिकी में प्राय आवश्यक आंकड़ों के ही अभाव में तुलनाएं की जाती हैं। इससे हमें एक भ्रमिक सूचक मिसलीडिंग इंडेक्स प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह कहना है कि औसत रूप से शहरी कर्मचारियों का सैलरी ग्रामीण कर्मचारियों की सैलरी से अधिक होती है, अपने आप में एक अर्थहीन कथन होगा, क्योंकि जब तक हम शहर व गांव दोनों के आवासीय खर्च लॉस ऑफ लिविंग को ध्यान में नहीं रखते हैं, सिर्फ इस तरह की सांख्यिकीय तुलना स्टैटिक कंपैरिजन के आधार पर हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। हम बात करते हैं फोर्थ लिमिट की। सांख्यिकी विधि द्वारा सहचर्य के आधार पर प्राय कारण संबंधी अनुमान लगाया जाता है, जो स्वतः गलत है। सच्चाई यह है कि सांख्यिकी विधि दो चरों के बीच कारण कार्य संबंधित को नहीं दिखाती। यह सिर्फ उन चरों के बीच कार्य की मात्रा को बताती है जिनके बीच ये कारण कार्य संबंध हो, इनके बीच के कारण कार्य संबंध को नहीं। जैसे शिक्षा, आय में क्या सहचर्य है, इसका पता तो हमें सांख्यिकी विधि से चला जाता है, परंतु शिक्षा तथा आय के किस तरह का कारण कार्य संबंध है, इसका पता हमें सांख्यिकी विधि द्वारा नहीं चल पाता। बात करते हैं फिफ्थ लिमिट की। सांख्यिकी में प्रतिदर्श सैंपल के आधार पर जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में जो सामान्यीकरण जनरलाइजेशन किया जाता है वह स्वतः सही नहीं है। हालांकि प्राय लोग इसे ही समझते हैं कि
इस तरह की किया गया सामान्यीकरण हमें सही एवं वैज्ञानिक ही होगा। जब सामान्यीकरण विशेषता छोटा इस प्रतिशत स्मॉल सैंपल या यादृच्छिक की प्रतिशत नॉन रैंडम सैंपल से लिया जाता है तो इसे लोग सही मानकर विशेष भूल कर देते हैं। इस तरह की भूल सांख्यिकी की देन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि जैसे मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।